नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रश्नकाल के बाद सुबह 10:30 बजे दे सकते हैं जवाब। लोकसभा की कार्यसूची में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शामिल। आम बजट 2021-22 पर लोकसभा में आज से होगी चर्चा की शुरुआत। अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था आम बजट। जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एजीएम यूटी कैडर में लाने से संबंधित विधेयक राज्यसभा के एजेंडे में शामिल। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 होगा पेश। संसद की मंजूरी के बाद दोनों विधेयक अध्यादेश के लेंगे जगह। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में पहले 6 दिनों में खूब कामकाज हुआ और कार्यवाही का 82.10% समय चर्चाओं और कामकाज में इस्तेमाल किया गया। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में आज जवाब दिया जाएगा। सदन के एजेंडे में विचार और पारित किए जाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किया जाएगा। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित सांसद सुब्रता बख्शी राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। सदन की कार्यसूची में आज प्रश्नकाल भी शामिल है। वहीं लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कार्यसूची में शामिल है। आम बजट 2021-22 पर भी लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होगी। सदन के एजेंडे में विचार और पारित किए जाने के लिए मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में भी प्रश्नकाल शामिल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में पूरी हो चुकी है और आज सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रश्नकाल के बाद सुबह 10:30 बजे चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में शुक्रवार को खत्म हो गई थी। 3 दिनों तक चली चर्चा में 25 दलों के 50 सांसदों ने अपने विचार रखे थे। चर्चा के लिए 15 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया था। सरकार और विपक्ष दोनों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय 15 घंटे तक बढ़ाने पर सहमति जताई थी। विपक्षी दलों ने शुरू में किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की थी, लेकिन बाद में विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही किसानों के मुद्दे उठाने के प्रस्ताव पर राजी हो गए थे, जिसके बाद उच्च सदन में 3 फरवरी को बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और बीजेपी के विजय पाल सिंह तोमर ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। विपक्षी सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, जिसके बाद चर्चा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। चर्चा 5 फरवरी को पूरी हो पाई और आज इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में भी शामिल है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चर्चा जारी रखेंगी।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के अवरोध के चलते आगे की चर्चा नहीं हो पाई है। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। उन्होंने नए तीनों कृषि कानूनों का भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया था और कहा था कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। वहीं लोकसभा में आज से आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत होगी। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। नीतियों की आलोचना के अलावा विपक्षी सदस्य अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब भी देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 पेश किया था। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, आज राज्यसभा में देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया हुआ है। अच्छी चर्चा हमें राज्यसभा में देखने को मिली और अब आज नजरें प्रधानमंत्री के जवाब पर। निश्चित तौर पे प्रीति, देखिए व्हिप तो इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो पूरी चर्चा होती है और जो 15 घंटे की चर्चा हुई उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब होगा और जवाब के बाद जो अमेंडमेंट पेश किए गए हैं उन अमेंडमेंट पे वोटिंग हो सकती है अगर अमेंडमेंट वो विड्रॉ नहीं हुए। और अभी तक 75 अमेंडमेंट मूव किए जा चुके हैं और उन 75 अमेंडमेंट पे होगी बात। तकरीबन 15 सांसदों ने किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये व्हिप इसीलिए जारी किया जाता है कि अगर वोटिंग की नौबत हुई तो सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंशियल एड्रेस को पास किया जाता है। तो वैसे में जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है दोनों इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके सभी सदस्य सदन में मौजूद रहें और अगर वोटिंग की नौबत आई तो वोटिंग में हिस्सा लें और अमेंडमेंट जो है वो सरकार की कोशिश होती है कि अमेंडमेंट गिरा दिया जाए, विपक्ष की कोशिश होती है कि अमेंडमेंट को पास कर दिया जाए। तो इसीलिए ये खास परिस्थिति बनती है। और जैसा कि आपको पता है कि साल के शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या साल के सबसे पहले वाले जो बजट सत्र आता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसमें देश विदेश सरकार की नीतियों, कार्यान्वयन, देश की समस्याओं, सभी बातों पर सदस्यों को छूट होती कि वे चर्चा करें, सवाल उठाएं और उसके बाद सरकार को उन सारी चीज़ों का जवाब देना होता है। बीच बीच में मंत्री भी हस्तक्षेप करते हैं। कई मंत्री देखा होगा आपने कि नरेंद्र सिंह तोमर ने हस्तक्षेप किया, धर्मेंद्र प्रधान ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने भी अपने अपने तरीके से न सिर्फ अपने विभाग की बल्कि अपने पूरे सरकार के जो कार्य रहे थे उस सारे बातों का उन्होंने जिक्र किया। और ख़ास तौर पे कोरोना पीरियड में जो हो रहा था, कृषि के मामले पे जो हो रहा था, इन सारे बातों पे एक कहें कि थ्रेडबेयर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और इसलिए आज सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 10:30 बजे के करीब क्वेश्चन आवर के ठीक बाद आकर बोलने की अभी तक बात है, तो संभवतः वो जवाब देंगे। और उसके बाद जैसी कि अभी तक स्थिति है कि विपक्ष अपने अमेंडमेंट मूव करेगा और उन अमेंडमेंट पे वोटिंग के लिए भी प्रेस कर सकता है। और जैसा कि अभी एक खास तरह की स्थिति ये है कि राज्यसभा के सदस्य सिर्फ राज्यसभा में नहीं बैठ रहे हैं बल्कि लोकसभा में भी बैठ रहे हैं। तो एक नया नज़ारा होगा कि इस बार वोटिंग किस तरीके से होती है और वोटिंग कितना रोचक हो सकता है। यह तकनीकी रूप से देखने में काफ़ी रोचक होगा। जी प्रीति। बिल्कुल अखिलेश, यानी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब आज एजेंडे में है और संभावना इसी बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर लोकसभा में देखें हम अखिलेश, तो वहां पर भी जो चर्चा है वो आज एजेंडे में है, लेकिन हम देख रहे हैं अवरोध के चलते जो चर्चा है वो हो नहीं पा रही है और खासतौर से बजट पर चर्चा की शुरुआत भी लोकसभा में आज से होनी है। तो लोकसभा के एजेंडे के लिहाज से कितना खास रहेगा दिन? निश्चित तौर पे देखिए लोकसभा में अमूमन ऐसा नहीं होता था। इस बार एक खास नई बात देखने को मिल रही है कि आमतौर पर राज्यसभा में गतिरोध ज़्यादा होता था, लोकसभा में गतिरोध कम होता था, क्योंकि लोकसभा में
सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है विपक्ष की तुलना में, लेकिन इस बार लोकसभा में ज़्यादा व्यवधान हो रहे हैं और अभी तक जो स्थिति ये है कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है वह भी पूरी तरह पेश नहीं किया जा सका है। बहस की तो बात दूर है। तो इसमें एक काफ़ी एक विचित्र स्थिति बनी हुई है लोकसभा में और सरकार के एजेंडे में चूँकि बजट भी रख दिया गया है, बजट पे चर्चा भी रख दिया गया है, तो यह देखना होगा कि किस तरीके से सरकार और विपक्ष इस स्थिति को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आवश्यक अंग है पूरे जो संवैधानिक प्रणाली है संसद के बारे में और सरकार के बारे में कि बजट का पास होना, बजट के एक हिस्से का पास होना और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाना, ये संवैधानिक प्रावधान है और इस संवैधानिक को पूरा करना संसद का दायित्व है। तो अब देखना होगा कि आज लोकसभा में किस तरीके से इस पे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण अभी तक पूरा अभिभाषण पे चर्चा अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है उस पे चर्चा रोक के बजट की चर्चा शुरू की जाए और ये भी हो सकता है कि बजट की चर्चा आज न शुरू हो पाए। तो यह काफ़ी रोचक स्थिति है लोकसभा में और ये बात सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं कि लोकसभा में आज जो स्टेलमेट बना हुआ है पिछले दिनों से, वो स्टेलमेट कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें काफ़ी डेफ्ट हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी सरकार और विपक्ष के बीच में। प्रीति, ठीक है अखिलेश, अब आगे हम एजेंडे की कार्यसूची की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की कार्यसूची में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इससे केंद्र शासित प्रदेश कैडर से जम्मू कश्मीर में दाखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तैनाती के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों से वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात करना संभव होगा। अखिलेश सुमन हमारे साथ बने हुए हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक तरह से देखें तो राज्यसभा में आज जो विधायी कामकाज है उस लिहाज से भी एजेंडा काफी अहम है और अध्यादेश की जगह जिन विधेयकों को लेना है वो आज एजेंडे में शामिल है। अगर आज 7वां दिन है, इसके पहले हम देखें तो जो अच्छी चर्चा और 82.10% समय हमें कामकाज देखने को मिला, चर्चाओं में गया और कामकाज में इस्तेमाल किया गया, तो हम माने कि जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक है उस पर भी अच्छी चर्चा हमें देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पे देखिए, जम्मू कश्मीर पे चर्चा इसके दौरान भी हुई थी, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी उस दौरान भी हुई थी और खुद विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया था। हालांकि उन्होंने सरकार की एक बात के लिए तारीफ़ भी की थी कि जो लोकल इलेक्शन सरकार ने आयोजित किए, जो कई सालों से नहीं आयोजित किया जा सका था, उसे आयोजित करने के लिए उन्होंने सरकार को बधाई और धन्यवाद दिया था। लेकिन उन्होंने सरकार की इस बात के लिए खिंचाई भी की थी कि जम्मू कश्मीर जो जिस तरीके से 370 किया गया और उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया, तो इस बात के लिए उन्होंने आलोचना भी की थी सरकार से। और निश्चित तौर पे आज जब जम्मू कश्मीर पे बात हो रही है तो एक तो विपक्ष ने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करने का एक प्रस्ताव भी दिया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे पारित करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। तो ये एक तरीके से कहें कि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो खास बात यह है कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यह बात तो ठीक है स्थापित हो गई मेजॉरिटी से, लेकिन यह जो बिल है इसमें बहुत छोटा सा प्रावधान है और वह प्रावधान है सिर्फ यह कि जो IAS, IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं उनको जम्मू कश्मीर स्टेट कैडर में नहीं रख के उनको केंद्र शासित प्रदेश वाले स्टेटस कैडर में डालना है। तो निश्चित तौर पे जब स्टेट नहीं है तो उसको स्टेट कैडर में नहीं रखा जा सकता। काफ़ी लॉजिकल बात है, लेकिन जब सदन में किसी बात की चर्चा होती है तो सर्वांगीण चर्चा होती है, उसमें विकास के मामले भी आते हैं, उसमें प्रशासन के मामले भी आते हैं। और यह जो मसला है उनका यह कहना विपक्ष का हो सकता है कि उसको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए, चुनाव के नहीं हो। तो ये सारी बातें काफ़ी मुझे लगता है महत्वपूर्ण चर्चा जम्मू कश्मीर में होगी। और इसके अलावा अगर आगे एजेंडा देखें
तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 आज उच्च सदन में पेश किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा अधिनियम 2011 में संशोधन करता है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 30 दिसंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। अखिलेश, मैं चाहूंगी जो दूसरा विधेयक है जिसे अध्यादेश की जगह लेनी है पारित होने के बाद, वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 है, जिसे आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। क्या प्रावधान है इसमें, अगर आप बताएं। ये विधेयक है और इसमें खास बात यह है कि जो दिल्ली में सभी राज्यों से लोग आते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कि ऐसी ज़मीन पे बसना पड़ता है, मजबूरी से ही लोग बसते हैं, कोई ऐसा जानबूझकर अनऑथराइज ज़मीन पे नहीं बसता। तो ऐसी अनऑथराइज जगहें, काफ़ी अनऑथराइज कॉलोनी थी जिनको कि बार बार रेगुलराइज करने की मांग उठी है और उन्हें रेगुलराइज किया भी गया है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो दिल्ली में कई बार जो अनऑथराइज कॉलोनीज होती हैं उनको रेगुलराइज किया जाता है। तो इस बार एक प्रावधान ये था कि पहले था कि जहाँ पे जून 1, 2014 तक जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं और जहां 50% डेवलपमेंट हो चुका है जनवरी 1, 2015 तक, वे सारे लोग ऑथराइज माने जाएंगे। तो एक तरीके से जो बीच बीच में लोग आते हैं और बस जाते हैं, मकान भी बना लेते हैं, तो उन सारे लोगों के सामने एक संकट होती है कि कब तक माना जाए। पुराने प्रावधान में इससे काफ़ी पहले का था। पुराने प्रावधान में 31 मार्च 2002 तक का था प्रावधान और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 1 जून 2019 तक का प्रावधान था। तो ऐसे में नहीं, 2014 तक। तो ऐसे में एक समस्या खड़ी होती है कि जनसंख्या तो लगातार आ रही है और दिल्ली का खास तौर पे रोजगार के लिए, तरह तरह के रोजगार के लिए लोग आते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने एक मजबूरी थी कि क्या जनता को अनऑथराइज मान लिया जाए। तो इसीलिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया और ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो जनता है, जिनको कि एक तो दंड करने की व्यवस्था बहुत पहले होती थी कि जो लोग अनऑथराइज जगह रूप से कहीं बस जाएंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा, तो इस दंडित करने की बात हटाई गई और उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि इस अमुक तिथि के पहले तक जो लोग कंस्ट्रक्शन 50% कर चुके हैं या जो लोग बस चुके हैं उन लोगों को ऑथराइज माना जाए। तो निश्चित तौर पे काफ़ी एक मानवीय कदम है। उनको बिजली, पानी, सड़क, तमाम सुविधाएं मिलेगी और उनको एक तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार भी उन पर लागू हो जाएगा। बिल्कुल। और इन दो विधेयकों के बाद अब लोकसभा के एजेंडे में जो विधेयक शामिल है उसकी बात करते हैं अखिलेश। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। ताजा संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर दिया जाता है तो अदालत फैसले पर स्थगन के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन देगी। अखिलेश, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप जो लोकसभा के एजेंडे में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल शामिल है, इसे भी अध्यादेश की जगह लेनी है पारित होने के बाद, थोड़ा इसके प्रावधानों के बारे में बताएं। निश्चित तौर पे देखिए प्रीति, यह जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक कड़ी है। आप सुनती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश में भी और दुनिया में भी बोलते हैं कि भारत में ईज ऑफ बिजनेस बेहतर हो रहा है और वे इस बात की भी ताकीद करते हैं बार बार कि जो हमारे यहाँ ऐसे पुराने कई लेजिस्लेशन हैं जो बिजनेस में कई बार बाधक बनते हैं या बिजनेसमैन को उनसे एक भय की स्थिति बनी रहती है, तो उसे दूर करने की ज़रूरत है ताकि बाहर की भी कंपनियां आएँ और देश की भी कंपनियों को बिजनेस करने में सहूलियत हो। तो इसीलिए एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कि कई बार अगर मुकदमे में फंस गया आपका मामला
तो माना जाता है कि मुकदमा अब कितने दिन चलेगा ये कोर्ट पर निर्भर होगा, क्योंकि कोर्ट के सामने भी एक मजबूरी होती है कि सारे तथ्य जब तक सामने नहीं आ जाए, कोर्ट भी उस पर फैसला नहीं सुनाता, तो एक तरीके से काफ़ी लंबा समय होता है। तो इसीलिए खास तौर पे इसमें बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर धोखाधड़ी से प्रेरित हो, कोई भ्रष्टाचार से प्रेरित हो के अगर आर्बिट्रेशन में कोई मामला फंसा हुआ है तो उस तरह के मामले को लंबित कर दिया जाए, पुरानी चीज़ें चलती रहें और उसके बीच में जो है स्थिति सामान्य स्थिति बहाल है और जब फैसला आएगा उसके बाद किया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि विशेषज्ञों का कहना है कि काफ़ी अहम बिल है और इससे निश्चित तौर पे जो दो पक्ष होते हैं, हमेशा जब आर्बिट्रेशन या रिकन्सिलिएशन हो तो 2 या 3 पक्ष होते हैं, तो दोनों तीनों पक्ष के बीच में एक ऐसी स्थिति बने ताकि इस बिल को देखते हुए वे अनावश्यक कोई व्यवधान न पैदा करें, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई बाधा उत्पन्न हो। तो ये काफी अहम बिल है और देखना होगा कि लोकसभा में आ पाता है कि नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब हम बात करेंगे राज्यसभा में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वन मंत्रालय से जुड़े पत्र भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा सदन में आज सांसद सैयद जफर इस्लाम और सैयद नासिर हुसैन सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। और अब बात लोकसभा में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। लोकसभा में आज पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जुड़े पत्र भी सभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा सदन में आज सांसद डॉक्टर शशि थरूर और भानु प्रताप सिंह वर्मा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद झरना दास वैद्य पूछेंगी, क्या उत्तर पूर्वी राज्यों में उपलब्ध पेयजल में भारी मात्रा में आयरन और आर्सेनिक पाया जाता है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। सांसद वी विजयसाई रेड्डी पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्य की गति में तेजी लाने और विलंब को दूर करने के लिए इस परियोजना के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की योजना प्रस्तुत की है। सांसद नीरज शेखर पूछेंगे, वर्ष 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। और अब बात पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से जुड़े सवालों की करेंगे। सांसद राजमणि पटेल पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सितंबर-अक्टूबर 2020 में पराली जलाए जाने के 11,000 मामलों के बावजूद पंजाब राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक औसत श्रेणी का था और दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब था। सांसद दिनेश त्रिवेदी पूछेंगे, पिछले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा और भारतीय पैंगोलिन की संख्या कितनी है। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी पूछेंगे, वन रक्षकों और रेंजरों को हथियार प्रदान करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार पूछेंगे, क्या वायु प्रदूषण मानव जाति के लिए गंभीर खतरा बन गया है। और अब बात रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद शांतनु सेन पूछेंगे, भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल करने के लिए आयोजित समारोह पर कितना व्यय किया गया। सांसद पी भट्टाचार्य पूछेंगे, पिछले 1 वर्ष के दौरान आज की तारीख तक पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम के लिए किए गए उल्लंघनों के मामलों से संबंधित ब्यौरा क्या है। और अब बात कुछ अन्य मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद नीरज डांगी का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे का निर्माण आरंभ करने से पूर्व की गई यातायात की गणना
और उसकी निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित की गई रियायत अवधि और टोल की दर का ब्यौरा क्या है। सांसद रामविचार नेताम का सवाल खान मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे पिछले 2 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में कितनी खदानों की नीलामी की गई है और इस नीलामी से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया। और अब बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद बृजलाल पूछेंगे देश की पारंपरिक कलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद सुजीत कुमार पूछेंगे नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन की योजना के मामले में क्या प्रगति हुई है। और एक नजर डालते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। और लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद प्रताप सिम्हा पूछेंगे क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश और मानक निर्धारित किए हैं। सांसद कनकमल कटारा पूछेंगे क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है। और अब बात कॉर्पोरेट मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद मीनाक्षी लेखी पूछेंगी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और इसकी बेंचों में वर्तमान में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है। सांसद बेन्नी बेहनन पूछेंगे वर्ष 2020-21 से लेकर आज की तारीख तक क्षेत्रवार राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के पास कितनी कंपनियों ने दिवालियापन के मामले दर्ज किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब से कुछ देर बाद आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।